हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को ले लीजिए, चाहे वो आपका CUET एग्ज़ाम है, SSC एग्ज़ाम या कोई भी वनडे एग्ज़ाम, सभी में इस टॉपिक से तो क्वेश्चन मिलेंगे ही। हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड न्यूज़। तो जनवरी से लेकर जून मंथ तक जो भी गवर्नमेंट स्कीम न्यूज़ में थी उनको हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली यहाँ पे कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जिनको रिसेंटली बजट और इकोनॉमी सर्वे में भी डिस्कशन किया गया है। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी सर्वे में ई श्रम पोर्टल पे डिस्कशन किया गया था। इकोनॉमी सर्वे में या आपके बजट में मुद्रा लोन पे डिस्कशन किया गया था। मुद्रा लोन के अलावा आपने देखा टेलीमानस सेल, तो टेलीमानस सेल पे भी डिस्कशन किया गया है हमारे बजट में। तो यहाँ पर ये कुछ स्पेशल स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी बजट में भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, डिस्कस हुई हैं, तो हम इनको देखेंगे। तो बेसिकली आज के वीडियो में हमें डिस्कस क्या करना है, जनवरी से लेकर जून मंथ तक कोई नई स्कीम गवर्नमेंट ने अगर लॉन्च की है, पुरानी कोई स्कीम के हमने कुछ अचीवमेंट किए हैं, कोई टारगेट अपडेट किए हैं या कुछ एक्सटेंशन किया है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, वो काम ऐसा है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। फॉर एग्जाम्पल, पहली स्कीम मैं बता रही हूँ मनरेगा, और अगर आप SSC के PYQs देखेंगे तो मनरेगा का फुल फॉर्म तक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा, बताइए हाईएस्ट वेज कहाँ पर दिए जाते हैं, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर मनरेगा के अंदर पर डे की जो इनकम है या पर डे के अंदर जो सैलरी दी जाती है वो मैक्सिमम कहां पर है, मिनिमम कहां पर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नरेगा को मनरेगा कब क्या किया गया, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं, आप जाके PYQs भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। कॉपी पेन लेकर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा कि मनरेगा स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं, सो आप लिखेंगे यहाँ पे कि नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। नोडल मिनिस्ट्री के अलावा इसके हाईलाइट्स, मतलब कब लॉन्च किया गया और यहाँ पर न्यूज़ में क्यों है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वेजेस कब दिए जाते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ वेजेस या लोवेस्ट वेज कहाँ पर है, इसके अलावा परसेंटेज वाइज हाइक कहाँ पर हुआ है। तो ऐसे पॉइंट्स करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स नहीं बनाना तो आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। PDF कहाँ पर मिलेगी, सो PDF मेरे एप्लीकेशन पे मिलेगी। प्ले स्टोर पे जाना एंड सर्च करना पूजा जैन क्लासेस, ओके। प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिएगा पूजा जैन क्लासेस, तो आपको मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा और वहां से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो 2 तरीके हैं, नोट्स भी बना सकते हो, PDF से भी पढ़ सकते हो, जैसा कन्वीनियंट हो, जैसा टाइम हो वैसा कर लो, लेकिन पढ़ के जरूर जाना है। यहाँ से 100% मैं लिख कर देती हूँ, यहाँ से इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको क्वेश्चन मिलेगा और मुझे यकीन है जब आप क्वेश्चन में अपियर हो, पेपर में अपियर होगे और फिर क्वेश्चन देखोगे तो आप मुझे मैसेज भी करोगे कि हाँ मैम इस वीडियो से क्वेश्चन आया है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम, कोई एग्जाम होता ही नहीं है ना ऐसा कि जिसमें गवर्नमेंट स्कीम नहीं आती, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लें। सो गवर्नमेंट हाइक्स अनस्किल्ड वर्कर वेज अंडर द मनरेगा। तो मनरेगा स्कीम के अंदर रिसेंटली वेजेस को हाइक किया गया है। जो पर डे का मेहनताना दिया जाता है ना, बेसिकली वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो सेंट्रल रिवाइज द वेजेस अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और यहाँ पे जो हाइक किया है अलग अलग राज्यों में वो 3 से लेकर 10% के बीच में किया है, ठीक है। किसी में 3% किया है तो किसी में 10% किया है। चलिए अब बात करते हैं गोवा स्टेट के बारे में। सो गोवा में मैक्सिमम हाइक किया गया है 10.56% का। तो अगर पूछ लिया जाए कि मनरेगा के अंदर सबसे ज्यादा हाइक कहाँ पर हुआ है, तो गोवा में हुआ है कितना, 10.56% का। वहीं अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तराखंड के बारे में, तो ये ऐसे राज्य है जहां पर मिनिमम हाइक हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में आपको केवल 3% का, 3% का हाइक देखने को मिलेगा। सो मिनिमम हाइक हुआ है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। पड़ोसी है, उत्तर प्रदेश से ही तो उत्तराखंड बना है, और ये आपका गोवा जिसमें मैक्सिमम हाइक देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना, अगर इन टर्म्स ऑफ मनी देख लेते हैं तो गोवा में जो हाइक हुआ है वो हाईएस्ट है। 34 रुपीज पर डे बढ़ा दिया गया है। पहले 322 रुपए एक दिन का मिलता था, इसको 34 रुपीज से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 356 रुपीज। ये गोवा में आपका मिनिमम वेज रेट है, मतलब एक दिन काम करने का इतना रुपए मिलता है, 356, ठीक है। तो गोवा में हाईएस्ट हाइक हुआ है 34 रुपीज पर डे। वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लोवेस्ट हुआ है कितना, 7 रुपए।
230 था, 7 रुपए बढ़ाकर 237 कर दिया। ठीक है, चलिए अब गोवा के अलावा ऐसे कौन कौन से स्टेट है जिसमें आपका जो हाइक है वो 10% या 10% से ज्यादा है? तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, ठीक है, और तेलंगाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गोवा के अलावा कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में 9.9 ऑलमोस्ट 10% है, तेलंगाना में भी 10% है। तो ये कुछ राज्य है जहाँ पे हाइक 10% के आसपास है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य है जहाँ पे आपको मिनिमम हाइक देखने को मिलेगा, जैसे कि आसाम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 3% का ही हाइक यहाँ पर देखा गया है। चलिए नाउ बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वेज रेट कहां पर मिलता है। ये तो हो गया हाइक, तो हाइक के बाद सबसे ज्यादा कहां पर पहुंचा ये मामला? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में 374 रुपीज पर डे मैक्सिमम वेज रेट कहां पर है? हरियाणा में है 374 रुपीज पर डे। ठीक है, और हरियाणा के बाद गोवा में है 356 रुपीज पर डे। लोवेस्ट कहाँ है? तो लोवेस्ट आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में एंड नागालैंड में है। अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड में 234 रुपीज पर डे दिया जाता है। एक बार रिवाइज कर ले, क्या क्या याद रखना है, चलो यहां पर देख लेते हैं। पहली चीज, मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि मनरेगा है। अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइक है यहाँ पे गोवा में। कितना हाइक है? 10.56% का, या अगर रुपीस में बात करें तो 34 रुपीज, तो बढ़कर कितना हो गया है ये? 356 रुपए पर डे। ठीक है, मिनिमम हाइक कहां पर है? सो मिनिमम हाइक आपको मिल जाएगा 3 राज्यों में, आसाम, यूपी एंड यूके। ठीक है, कितना? 3% का हाइक है। और इन टर्म्स ऑफ रुपीज देखते हैं तो यूपी एंड उत्तराखंड में इन टर्म्स ऑफ रुपीज 7 रुपी का हाइक है। ठीक है, ये तो परसेंटेज वाली बात हो गई। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम वेज रेट कहां पर है, सबसे ज्यादा पैसा कहां पर मिलता है? तो हरियाणा स्टेट में मिलता है। कहां पर मिलता है? हरियाणा स्टेट में कितना? 374 रुपीज पर डे। मिनिमम कहां पर मिलता है? तो मिनिमम मिलता है अरुणाचल प्रदेश में एंड अरुणाचल प्रदेश के अलावा हो गया आपका नागालैंड। यहां पर जो पर डे का आपको पैसा मिलता है वो 234 रुपीज पर डे मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जहां से स्टेटमेंट भी बन सकता है, इसको याद रख लेना। चलो अब बात करते हैं अबाउट द स्कीम। तो यहाँ पे मनरेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है। वर्क गारंटी प्रोग्राम इसलिए बोला गया कि इसमें मिनिमम 100 दिन का आपको रोजगार मिलता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ठीक है, इसे पार्लियामेंट ने पास किया था नरेगा के रूप में। नरेगा का मतलब है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। इसे पार्लियामेंट ने 2005 में पास किया था और इसे 200 डिस्ट्रिक्ट में पायलट बेसिस पे इनिशियली 200 डिस्ट्रिक्ट में लेकर आया गया था 2 February 2006 में। अच्छा यहाँ पे देखो 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी तो मना रहे हैं ना, तो याद ऐसा कर लो कि वेटलैंड हम तैयार कर रहे हैं और मनरेगा के वर्कर लगे हुए हैं रिजर्वायर को तैयार करने के लिए। आप जैसा चाहो याद कर सकते हो। तो 2 फरवरी 2006 से आपको नरेगा स्कीम इफेक्ट में देखने को मिलेगी। फिर 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे आ गया, तो 2 अक्टूबर 2009 में यहाँ पर इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मतलब मनरेगा कर दिया। इसमें 100 डेज का गारंटी आपको एक फाइनेंशियल ईयर में काम दिया जाता है। ओके डन इतनी चीजें। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुद्रा लोन। रिसेंटली हमने बजट में डिस्कस किया था। क्या बजट में डिस्कस किया था हमने? आपने अगर बजट वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो बजट वाला वीडियो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है, जहां पर मैंने बजट के मेजर हाइलाइट्स को कवर किया है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि मुद्रा लोन में जो 3 सेगमेंट होते हैं, एक होता है शिशु, किशोर और एक होता है तरुण कैटेगरी। तो तरुण कैटेगरी में जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो 10 लाख रुपीस दिया जाता था। इसको बढ़ाकर मैक्सिमम लिमिट कितनी कर दी है? 20 लाख रुपीस कर दी है। ये हमने बजट में डिस्कस किया। तो अगेन ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नहीं? इसके अलावा न्यूज में क्यों थी? क्योंकि हमें मिनिस्ट्री ने इंफॉर्मेशन दी कि 5 लाख करोड़ हमने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। 5 लाख करोड़ रुपए का लोन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। कब? FY24 में मुद्रा लोन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मुद्रा लोन बेसिकली जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, MSME होते हैं, उनको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है अंडर द मुद्रा स्कीम।
ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। 70% जो बेनिफिशियरी रही हैं वो वीमेंस रही हैं जिन्होंने लोन यहाँ पर लिया है। चलिए अब बात करते हैं हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। सो मुद्रा योजना लॉन्च हुई थी 2015 में, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। पर्पस था इसका जो नॉन कॉर्पोरेट है, नॉन फार्म्स, स्मॉल या माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, एमएसएमईज हैं, उनको अप टू 10 लाख रुपीज तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये अप टू 10 लाख रुपीज बढ़कर अब क्या हो गया है, अप टू 20 लाख रुपीज का लोन अब हो चुका है बजट के बाद से। ठीक है, इतनी चीजें। चलो, तो यहां पर जैसे कि मैंने मेंशन किया 3 कैटेगरी थी, कौन कौन सी, शिशु, किशोर एंड तरुण। तो शिशु कैटेगरी में क्या था, शिशु कैटेगरी में अप टू 50,000 रुपीज का लोन मिलता था, 50,000 रुपए तक का लोन आप ले सकते थे। उसके बाद आता था किशोर में 50,000 रुपए से, यहाँ पे शिशु में 50,000 रुपए तक, फिर किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, एंड तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपए का लोन मिलता था, जिसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति शिशु और किशोर कैटेगरी के अंदर लोन लेता था तो उस पर कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती थी, और अगर आप यहाँ पे तरुण कैटेगरी में लोन लेते हैं तो 0.5% आपकी प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं। ठीक है, रीपेमेंट पीरियड ऑब्वियस ही बात है, लोन ले रहे हो कभी ना कभी तो रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। 3 to 5 ईयर इसका रीपेमेंट पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुद्रा योजना याद रखेंगे थोड़ा सा, 2015 की स्कीम है मुद्रा योजना। चलिए अब बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो एक तरीके से क्रॉप का इंश्योरेंस करता है। रिसेंटली न्यूज में क्यों था, तो यहाँ पे बोला गया अब जो नंबर ऑफ स्टेट है जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इंप्लीमेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हो गए, 22 राज्य। तो 22 राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया है। 2 नए राज्य अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है वो झारखंड एंड तेलंगाना है। ठीक है, कौन कौन से नए राज्यों ने ज्वाइन किया है, एक है झारखंड एंड दूसरा राज्य है आपका तेलंगाना। तो नंबर ऑफ स्टेट दैट इंप्लीमेंट द सेंट्रल फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जंप टू 22। यहाँ पे झारखंड और तेलंगाना ने भी यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लिया है। एक्चुअली झारखंड और तेलंगाना ने पहले भी ज्वाइन किया था लेकिन क्विट कर दिया था 2020 में, बाहर हो गए थे। ठीक है, वापस से इसको ज्वाइन कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं स्कीम के बारे में। तो नाम से समझ में आ रहा है फसल बीमा योजना है, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर काम होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर किसके पास है, मम्मा जी के पास है, मतलब शिवराज सिंह चौहान के पास है। ठीक है, इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, तो 2016 में, 2016। ठीक है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। देखिए मनरेगा, याद कीजिए मनरेगा को एज अ नरेगा लॉन्च किया गया था कब, 2006 में। फिर इसको मनरेगा कब कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया इसको 2009 में। फिर हमने देखा मुद्रा योजना, तो मुद्रा लोन योजना को 2015 में लॉन्च किया गया। और अब हम बात कर रहे हैं फसल बीमा योजना, तो फसल बीमा योजना को 2016 में लॉन्च किया गया है। ओके है, तो इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, डेट पूछ लिया जाता है, स्टैटिक पॉइंट है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव क्या था, क्रॉप इंश्योरेंस कवर करना हर एक क्रॉप के लिए, रबी की क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप है, इसके अलावा अगर आपकी कोई कमर्शियल क्रॉप है जैसे कि शुगर केन है, कॉटन है, जूट है, हर तरीके की क्रॉप को यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता था। अगर फेलियर हो गया, ज्यादा बारिश की वजह से, कम बारिश की वजह से, ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से, कीड़े लग जाने की वजह से, किसी भी वजह से अगर फसल खराब हो जाती है, प्री एंड पोस्ट दोनों हार्वेस्ट को यहाँ पे कवर किया गया है अंडर द क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज। इसमें अगर हम शेयर की बात करते हैं तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, 50:50 का। मतलब 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तो 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगा। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर 90:10 का रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी बजट में बताया गया कि इंडिया लगातार लॉजिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, और वर्ल्ड बैंक की जो लॉजिस्टिक इंडेक्स है उसमें भी इंडिया की रैंकिंग प्रीवियस एडिशन के कंपैरिजन में इंप्रूव हुई है 38 पोजीशन पे। तो लॉजिस्टिक की जब हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमारे देश में एक प्रोग्राम रन होता है कि जो लॉजिस्टिक को बनाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, वो है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल इनिशिएटिव। रिसेंटली ये न्यूज में है। एक्चुअली जो गति शक्ति स्कीम है इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। गति शक्ति
इसको 2021 में लॉन्च किया गया आपका स्कीम है ये, ठीक है। पर्पस क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, जिससे आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो हम एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाते हैं, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, ये इसकी एजेंडा है या पर्पस है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? एक्चुअली देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा था कि अंडर द गति शक्ति प्रोग्राम हम 100 टर्मिनल बनाएंगे जो कि हमारे शिपमेंट या कार्गोज को या फिर आपके गुड्स को हैंडल करेगा। फ्रिगेट कॉरिडोर आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से हम 100 टर्मिनल बनाएंगे। ऐसा अनाउंस कब किया था? 22-23 में अनाउंस किया था, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमने सक्सेसफुली इनको बना लिया, 77 ऑपरेशन में, और रिमेनिंग 2 to 3 मंथ्स में ऑपरेशन में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे अपने लॉजिस्टिक को और भी ज्यादा इन्हांस करना चाहते हैं, तो हम 200 नए टर्मिनल और तैयार करेंगे। ऐसा रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने प्लान किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्लान टू एक्सपांड इट्स गति शक्ति कार्गो टर्मिनल इनिशिएटिव एमिंग टू ऑफर एन एडिशनल 200 टर्मिनल्स टू कॉर्पोरेट एंटिटी एंड द फ्रिगेट ऑपरेटर्स। पर्पस क्या है? पर्पस है कि हम अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है रेलवे के जरिए, कोल का ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं, मिनरल्स, सीमेंट्स, आयरन, इन सबको हम ट्रांसपोर्ट किससे करते हैं? मालगाड़ियों से करते हैं ना। तो वही यहाँ पे जो फ्रिगेट कॉरिडोर है या जो हमारा रेलवे से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो हमें 29% से बढ़ाकर 35% करना है 2030 तक। इसलिए हम 200 टर्मिनल बनाएंगे और 100 टर्मिनल हमने पूरे कर लिए हैं, ठीक है। इसलिए ये पूरा प्रोग्राम न्यूज में आपको देखने को मिल रहा था। ये है गति शक्ति मास्टर प्लान, जिसमें हमें रोड कनेक्टिविटी बनानी है, हवाई अड्डे बनाने हैं, एयर स्ट्रिप्स बनानी है, फिर आपका रेलवे फ्रिगेट कॉरिडोर्स बनाने हैं जिनकी कैपेसिटी 1600 टन हो जाएगी FY25 तक। 4G कनेक्टिविटी रूरल इंडिया में प्रोवाइड करनी है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जनरेट करनी है। ये पूरा का पूरा आपका एक मास्टर प्लान है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम, यह है आपका PM कुसुम। तो PM कुसुम का एग्जाम में एब्रिविएशन या फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप PM कुसुम स्कीम का पूरा नाम याद रखेंगे, ठीक है। क्या नाम है इसका? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम। किसान ऊर्जा सुरक्षा मतलब यहाँ पे ऊर्जा, एनर्जी के बारे में बात हो चुकी है। मतलब इसकी मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। किसकी? PM कुसुम की, ठीक है। PM कुसुम स्कीम को हमने लॉन्च किया था 2019 में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको 2019 में लॉन्च किया था। पर्पस क्या था? देखिएगा, इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए पंप की जरूरत होती है, पंप को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है, और बिजली कहाँ से आएगी? पावर लाइन से आएगी। ग्रिड पे बर्डन ज्यादा है, तो ग्रिड पे बर्डन को कम करने के लिए कि आपके जो पंप्स हैं वो सोलर एनर्जी से चलें, तो ग्रिड पे आपका बर्डन कम हो जाए, तो सोलर पंप क्रिएट करने के लिए यहाँ पर PM कुसुम स्कीम को लॉन्च किया गया था 2019 में। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा है कि मार्केट में ना फेक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन आ चुके हैं। इसमें फॉर्म आता है कि आप इस फॉर्म को भरिए, रजिस्ट्रेशन फीस दीजिए और हम आपके खेत में आके सोलर पंप को इंस्टॉल करेंगे। तो ये सब फेक है। इसी के बारे में एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन जारी किया था मिनिस्ट्री ने, इसलिए न्यूज में थी। क्लियर है? पर्पस क्या है इसका? पर्पस है कि हमें 2026 तक 34,800 मेगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करनी है, जिसके लिए बजट है 34,422 करोड़ रुपीस। ये बजट इस स्कीम में लाया गया है। इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिलेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट है? पहला है कंपोनेंट A। इसमें कहा है कि 2 किलोवाट के हम किसानों के खेत में क्या करेंगे? सोलर प्लांट लगाएंगे, मतलब पैनल्स लगाएंगे, और उस पैनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम पंप्स में करेंगे। तो 10,000 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी थ्रू द इंस्टॉलेशन ऑफ स्मॉल सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स ऑफ कैपेसिटी अप टू 2 मेगावाट। सॉरी, किलोवाट नहीं है, ये मेगावाट है। ओके। कंपोनेंट 2 क्या है? कंपोनेंट 2 है इंस्टॉलेशन ऑफ 20 lakhs स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स। यहाँ पे बोला गया है जो किसानों की
अनुपजाऊ भूमि है जिसमें कल्टीवेशन नहीं होता है, उनमें हम प्लांट लगाएंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ना उसको हम ग्रिड को दे देंगे। ठीक है, इससे किसानों को एडिशनल इनकम भी हो जाएगी और सोलर एनर्जी भी जनरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपके कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम किसान स्कीम। चलिए, रिसेंटली ये न्यूज में है, पढ़ लेते हैं क्यों है न्यूज में। ओवर 1 लाख फार्मर्स वॉलेंट्री सरेंडर पीएम किसान बेनिफिट। तो यहाँ पर रिसेंटली हमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर ने इंफॉर्मेशन दी है कि लगभग सॉरी पेन छूट गया था हाथ से। हाँ, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर ने इंफॉर्मेशन दी है कि 1 लाख से ज़्यादा फार्मर्स ने वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से पीएम किसान स्कीम के बेनिफिट को छोड़ दिया है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है, इसलिए स्कीम न्यूज़ में है। पीएम किसान स्कीम को अगर हम देखें तो इसको 24 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था यूपी के गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान योजना को लॉन्च किया गया था। ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें फार्मर्स को 6,000 रुपए दिए जाते हैं एनुअली, हर साल, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में। कितनी इंस्टॉलमेंट में? 3 इंस्टॉलमेंट में ये दिया जाता है। 2,000 रुपीज का एक इंस्टॉलमेंट होता है। क्लियर। और सबसे ज्यादा फार्मर जहां पर वॉलेंट्री किसानों ने अपने पीएम किसान बेनिफिट को छोड़ दिया है वो कहाँ के हैं? बिहार के हैं, और बिहार के बाद हो जाएगा यूपी। ठीक है, डन। बाकी रीजंस मेंशन किए गए हैं क्यों ऐसा किया गया। तो हो सकता है ओनरशिप ट्रांसफर की गई हो, फादर ने अपने बच्चे को जमीन ट्रांसफर की हो और बच्चा किसी दूसरे जॉब में हो और वो टैक्स पे करता हो, क्योंकि जो टैक्स पे करते हैं उनके लिए पीएम किसान स्कीम नहीं है। कोई जमीन डिस्प्यूटेड है, लैंडलॉर्ड का पता नहीं है। तो ये कुछ रीजन इन्होंने बताया कि ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण वॉलेंट्री पीएम किसान के बेनिफिट को छोड़ दिया गया हो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अप्रूव्स पृथ्वी विज्ञान स्कीम। पृथ्वी विज्ञान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की स्कीम है। रिसेंटली कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। ठीक है, इस स्कीम के लिए जो बजट दिया गया है वो 4797 करोड़ रुपीस का बजट यहाँ पर दिया गया है, और ये स्कीम 2021 से लेकर 2026 तक के लिए है। इस स्कीम में बेसिकली क्या किया जाएगा, तो इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें मॉडल तैयार करना है जिससे हम ओशियन में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकें, क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम प्रिडिक्ट कर सकें। इसके अलावा हमारा जो पोलर रीजन है और हाई सी रीजन है, हाई सी पता है ना आपका, जो 200 नॉटिकल माइल के बाद का समुद्र है उसको हाई सी बोला जाता है, राइट। तो हाई सी रीजन और पोलर रीजन में हम क्या कर सके, नई डिस्कवरी कर सके, नए रिसोर्सेज का पता लगा सके। तो इस तरीके से पूरा एक रिसर्च प्रोग्राम है, एक मॉडल किया हुआ प्रोग्राम है जो है पृथ्वी विज्ञान। ठीक है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया है जिसके अंदर 5 सब स्कीम्स होंगी। वो 5 सब स्कीम कौन कौन सी हैं, तो एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, पोलर साइंस एंड द क्रायोस्फीयर रिसर्च, सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस, रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच। तो इस तरीके से 5 सब स्कीम्स है पृथ्वी विज्ञान स्कीम की, सिंपल। नेक्स्ट है पीएलआई स्कीम। ये तो हमेशा न्यूज में रहती है कुछ ना कुछ वजह से, और अभी जो हमारा इकोनॉमी सर्वे आया था उसमें भी कहा गया कि हमने अपना मतलब स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट में हम 3rd पोजीशन पे आ चुके हैं। हमने सबसे ज्यादा स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट किया है, जिसका क्रेडिट दिया गया है किसको, पीएलआई स्कीम को। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई। इसके अलावा पीएलआई स्कीम और भी, जैसे कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग से भी एसोसिएटेड है, तो कई सारे सेक्टर को ये कवर करती है, तो हमेशा न्यूज में रहती है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सटेंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पीएलआई स्कीम बाय 1 ईयर विद पार्शियल अमेंडमेंट। तो यहाँ पे 1 साल के लिए जो पीएलआई स्कीम है किस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। किसने अनाउंसमेंट की है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, ठीक है, जिससे क्या होगा, पीएलआई स्कीम के अंदर हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे।
पीएलआई स्कीम को ऑटोमोबाइल सेक्टर में लॉन्च किया गया था 15 सितंबर 2021 में 2021 में, जिसके लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था 5 इयर्स के लिए। तो 5 इयर्स के लिए 25,000 करोड़ रुपीस का बजट है। कब से कब तक? 22-23 से 26-27 के लिए, जिससे हम यहाँ पे बूस्ट कर सकेंगे मैन्युफैक्चरिंग को। इसके अलावा हमारा पर्पस यहाँ पे है कि हम ऐसे व्हीकल्स रेडी करें जो हाइड्रोजन फ्यूल से ऑपरेट हो, बैटरी ऑपरेटेड हो, जिससे हम कार्बन एमिशन को भी जीरो कर पाएं या रिड्यूस कर पाएं। इसलिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन से तो पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, फ्यूचर में भी आ ही सकता है। तो जल जीवन मिशन मार्क माइलस्टोन 14 crore rural household and 72.71% now have tap water। इनमें क्या कहा गया है कि लगभग 14 करोड़ ऐसे घर हैं ग्रामीण क्षेत्र के जिनके घरों में टैप वाटर कनेक्टिविटी हमने अंडर द हर घर जल इनिशिएटिव या जल जीवन मिशन के अंदर पहुंचा दी है। इसमें यह भी कहा है कि ऐसे 6 राज्य हैं। कौन कौन से 6 राज्य हैं? गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। और 3 यूनियन टेरिटरी हैं, पुद्दुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कुछ 6 राज्य हैं और 3 आपकी यूनियन टेरिटरी है जहां पे आपको 100% कवरेज मिलेगा। मतलब 100% सभी घरों में टैप वाटर कनेक्टिविटी है अंडर द जल जीवन मिशन। तो प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया था। पर्पस था ड्रिंकिंग वाटर एंड टैप वाटर कनेक्टिविटी हर घर तक पहुंचाना बाय 2024 तक। ठीक है, तो 15 अगस्त 2019 ये वाली डेट थोड़ा सा याद रखिएगा और उन राज्यों के नाम भी देख लेना जहां पे 100% कवरेज हो चुका है। नेक्स्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं जीरो हंगर के बारे में, हम बात करते हैं किसानों को सही उनके जो कल्टीवेशन किया है, जो उन्होंने क्रॉप ग्रो की है, उसका सही फेयर प्राइस मिले। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ वेयर हाउसेस बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा हमें अपने देश में कई सारी प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि टमाटर से हम केचप बना रहे हैं, तो कई सारी हमें प्रोसेसिंग यूनिट को तैयार करने की ज़रूरत है। और जब हम जीरो हंगर की बात करते हैं तो हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब पीडीएस के अंदर राशन भी तो प्रोवाइड करना होता है एंड फेयर प्राइस शॉप्स को भी क्रिएट करना है। मतलब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इसी को हम बोल रहे हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। इस ग्रेन स्टोरेज प्लांट को पायलट बेसिस पे इंप्लीमेंट किया गया था 11 राज्यों में। 11 स्टेट के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं याद करवाती हूं अभी आपको। तो 11 स्टेट में पायलट बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? इट वॉज इनिशिएटेड इन 2023 में इसको इनिशिएट किया गया था। तो 2023 से अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या सही तरीके से चीजें एग्जीक्यूट हुई हैं? तो पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर नेशनल लेवल की मीटिंग हो रही है, इसलिए आपको ये पूरा मामला न्यूज में देख रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन हैड ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट इन न्यू दिल्ली। एक्चुअली जो पूरी स्कीम है कोई एक मिनिस्ट्री की स्कीम नहीं है, इसमें 3-4 मिनिस्ट्री मर्ज होके मतलब 3-4 मिनिस्ट्री साथ में मिलकर इस स्कीम को एग्जीक्यूट करती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब वो 11 राज्य कौन कौन से हैं जहां पे पायलट बेसिस पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 11 राज्यों को समझने के लिए मैं एमपी से हूं तो एमपी से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा मध्य प्रदेश। एमपी का पड़ोसी कौन है? यूपी है। अच्छा, एमपी का एक और पड़ोसी है जो है महाराष्ट्र। ठीक है, अच्छा एमपी का यूपी महाराष्ट्र के अलावा यहाँ पर एक और पड़ोसी है जिसका नाम है गुजरात, और गुजरात के साथ साथ एमपी का पड़ोसी कौन है? राजस्थान। तो ये सभी हो गए पड़ोसी राज्य, कहाँ के? मध्य प्रदेश के। यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो हो गया यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे आते हैं। महाराष्ट्र का पड़ोसी उठा लीजिए कर्नाटक को, और कर्नाटका से बॉर्डर लगती है किसकी? तमिलनाडु की। होता है ना ऐसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्टेट आता है विच इज तेलंगाना। तो ये तेलंगाना स्टेट हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आता है ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, आसाम एंड त्रिपुरा।
आसाम एंड त्रिपुरा, और ऊपर की तरफ आ जाएगा यहाँ पे यूपी से लगा हुआ यूके मतलब उत्तराखंड। तो आपके 11 राज्य हैं जहां पर इसे पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो नाबार्ड हो गया, नाबार्ड के अलावा FCI हो गया मतलब फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये सब मिलकर इस स्कीम को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट है टेलीमानस। टेलीमानस रिसेंटली न्यूज में था और इकोनॉमी सर्वे में भी कहा गया कि हमने आयुष्मान भारत के अंदर 22 मेंटल जो डिसीजेज हैं, मेंटल बीमारियां हैं, उनको भी कवर किया हुआ है। ठीक है, इकोनॉमी सर्वे भी आप देख लीजिएगा और बजट तो देख ही लेना है, यहां से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि हमेशा आते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं क्या है टेलीमानस, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो टेलीमानस का मतलब है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। मानस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अच्छा, कमेंट करके जरा बताना तो ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्टर के पास है, ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्टर को दी है। देखिएगा कैबिनेट के जो मोदी 3.0 कैबिनेट है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको कैबिनेट से भी आ सकता है, जो हमारे अलग अलग राज्यों के नए गवर्नर बने हैं, नए मुख्यमंत्री बने हैं, और किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी देख के जाइएगा, आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये टेलीमानस सेल क्या है, चलिए इस पे डिस्कशन करते हैं। तो 2022 अक्टूबर 2022 में हमने टेलीमानस को लॉन्च किया था। कोविड के समय लॉकडाउन था, सभी लोग घर में थे और बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी चली गई थी और बहुत सारे लोगों ने अपना लाइफ पार्टनर, अपने जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं उनको खो दिया था, राइट। तो बहुत सारे लोग क्या थे, डिप्रेस्ड भी थे, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए यहाँ पे टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर को चालू किया गया था। कितने हैं ये? 51 टेलीमानस सेल पूरे राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें आपको डॉक्टर और एक्सपर्ट्स देखने को मिलते हैं जो आपके कॉल को रिसीव करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो 24/7 ये हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल होता है और इस टोल फ्री नंबर है 14416। ठीक है, ये तो हो गया सारी बातें। यहाँ पे मिनिस्ट्री ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है, जब से हमने इसको लॉन्च किया है तब से, मतलब अक्टूबर 2022 से हमें 10 लाख कॉल रिसीव हो चुके हैं और एवरी डे ऑन एवरेज 3500 कॉल पर डे रिसीव होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूज, क्यों है ये न्यूज में। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और क्या कहा है कि जो आर्म फोर्स पर्सनल्स हैं उनके लिए एक सेपरेट टेलीमानस सेल ओपन की जाए। ठीक है, मतलब 52 नंबर की टेलीमानस सेल होगी लेकिन डेडिकेटेड होगी केवल और केवल आर्म फोर्स के लिए। ये एग्रीमेंट यहां पर साइन किया गया है। नेक्स्ट है PM जनमन स्कीम। तो जनमन का फुल फॉर्म पूछ लेगा भाई एग्जाम में। न्यूज में क्यों है? क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट PM जनमन स्कीम की फॉर पक्का हाउस के लिए इंस्टॉलमेंट को रिलीज किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं PM जनमन का फुल फॉर्म। PM जनमन का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये आपका PM जनमन स्कीम है और PM जनमन स्कीम का पर्पस क्या है? ट्राइबल कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में लाना एंड ट्राइबल कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट करना, उनको पक्का हाउसेस बेसिक एमिनिटीज के साथ प्रोवाइड करना। ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मर्जर है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, जो स्टेट गवर्नमेंट है और PBTG कम्युनिटीज है उनके साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। PM जनमन स्कीम को लॉन्च किया गया था 15 नवंबर को। 15 नवंबर आदिवासी यहाँ पे बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना भी हुई थी। तो वही 15 नवंबर को 2023 में 2023 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसके लिए बजट दिया गया था कितना? 24,000 करोड़ रुपीस, 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। और यहाँ पे 9 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं जो कि PBTG कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट का काम, मतलब उनके जो विलेजेस हैं उनको रोड कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, हॉस्पिटल, ये सारी सुविधाएं बेसिकली पक्का हाउस के साथ दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है श्रेष्ठ स्कीम।
तो श्रेष्ठ का फुल फॉर्म देख लेते हैं जरा, और क्या है ये स्कीम वो भी समझ लेते हैं। कंफ्यूजन होना शुरू हुआ? अभी तो आधा वीडियो हुआ है और कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया ना, कितनी सारी स्कीम हमने पढ़ ली हैं। और ये स्कीम आप जनरली एग्जाम में देखते रहते हो, ठीक है। अभी जो लोग सीपीओ एग्जाम देकर आए थे उनको भी गवर्नमेंट स्कीम उनके पेपर में मिली थी, और सीजीएल का भी जो डेट है एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट, वो एक्सटेंड कर दिए। तो आप देख लेना, अगर अभी भी किसी ने फॉर्म नहीं भरा तो भाई साहब भर दो, ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए बात करते हैं श्रेष्ठ स्कीम के बारे में। श्रेष्ठ स्कीम, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। पहली चीज, इसका नाम है रेसिडेंशियल स्कूल फॉर स्टूडेंट इन टारगेटेड एरिया स्कीम। रेसिडेंशियल स्कूल फॉर स्टूडेंट इन प्राइवेट एरिया स्कीम, जो कि आपकी श्रेष्ठ स्कीम है, और इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया? जून में, जून 2022 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रिसेंटली इशूड इंस्ट्रक्शन फॉर रेसिडेंशियल प्राइवेट स्कूल इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग श्रेष्ठ स्कीम। तो कोई भी यहाँ पे जो रेसिडेंशियल प्राइवेट स्कूल है, अगर वो इंटरेस्टेड है और जो CBSE से एफिलेटेड है, वो श्रेष्ठ स्कीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं? तो पहली चीज इन्होंने कहा है कि जो बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल है उनको हम एक्सेस देते हैं कि वो श्रेष्ठ स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इट विल प्रोवाइड स्कॉलरशिप, किसको प्रोवाइड की जाएगी स्कॉलरशिप? जो इंटेलिजेंस SC कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो यहाँ पे मेरिटोरियस स्टूडेंट है फ्रॉम SC कम्युनिटी, ठीक है, उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो कि क्लास 9 से लेकर 12 के बीच में पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 3000 से ज्यादा स्टूडेंट का एडमिशन इन रेसिडेंशियल स्कूल में होगा, 9 से 11 की क्लास में जो पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? ये जो SC कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके घर की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास्ड और आर अपीयरिंग इन क्लास 8 and 10th in the given academic session can apply for admission to class 9 and 11। तो अगर आप 8 क्लास में हो तो आप 9 क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप 10th क्लास में तो आप 11 क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। स्कीम विल कवर द ट्यूशन फी, हॉस्टल फी एंड द मेश फी, जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट होंगे SC कम्युनिटी के उनके लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो अभी जनवरी में ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। क्या है ये? इसका पर्पस है जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास है उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो बर्डन है वो जीरो करना, कि आप भाई सोलर रूफटॉप पैनल इंस्टॉल कराओ, छत पे सोलर पैनल इंस्टॉल कराओ, बिजली जनरेट करो और जीरो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करो, मतलब आपको बिल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, अंडर विच 1 करोड़ हाउस होल्ड विल गेट रूफटॉप सोलर। 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल तो रिड्यूस होगा ही होगा। इसके अलावा हम क्या कर पाएंगे? हम एनर्जी इंडिपेंडेंट भी हो पाएंगे। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2047 तक हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है, मतलब हमें किसी से एनर्जी को जनरेट करने के लिए कोल या फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट ना करना पड़े, हम इतने एफिशिएंट हो जाएं कि हम अपने डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल कर सकें, ठीक है। अभी जो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है इस पे भी अगर हम डिस्कशन करेंगे तो 2014 में यूनियन गवर्नमेंट ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसका पर्पस था कि हमें 40,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को या फिर 40 गीगावाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है 2022 तक, और फर्दर इसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया। ये आपका रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान लीड्स द लिस्ट इन द टर्म ऑफ टोटल सोलर कैपेसिटी। यहां पर 18.7 गीगावाट सबसे ज्यादा सोलर कैपेसिटी किसके पास है? राजस्थान के पास है, उसके बाद गुजरात के पास है। अगर हम बात करते इन द केस ऑफ रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की, जहां पर जिस राज्य में छतों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल किया है, तो वो गुजरात टॉप पर है, और गुजरात के बाद महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
क्या ऐसी कोई और भी स्कीम हमने लॉन्च कर रखी है जो कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करती है? क्योंकि हमारा टारगेट कितना है, हमारा टारगेट है कि हमें 500 गीगावाट सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है बाय द 2030। और हमारा टारगेट तो ये भी है कि 2070 तक हमें नेट कार्बन एमिशन को जीरो करना है। तो क्या और भी कोई प्रोग्राम है? आंसर है यस, अटल ज्योति योजना। अटल ज्योति योजना को गवर्नमेंट ने 2016 में लॉन्च किया था। इसका पर्पस क्या था? सोलर स्ट्रीट लाइट्स को लॉन्च करना। ठीक है, जो स्ट्रीट लाइट चलती हैं वो सोलर पैनल से चलती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यों में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी तो लॉन्च किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को COP21 की मीटिंग में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2015 में 30 नवंबर 2015 में। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस का ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। एंड रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि 100 नंबर की कंट्री जिसने फुल टाइम इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है वो आपकी पैराग्वे है। वहीं 99 नंबर की कंट्री कौन सी है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्पेन है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि 119 कंट्री है जिन्होंने अभी तक रेटिफाई कर दिया है किसको? इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। एंड 119 नंबर की कंट्री कौन सी है? माल्टा है। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, इनको भी थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट, अटल भूजल योजना के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। यहाँ पे अगली स्कीम क्या है? अटल भूजल योजना। पहले हम देख लेते हैं न्यूज में क्यों है। 5th मीटिंग ऑफ स्टीयरिंग कमिटी ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी एंड अटल भूजल योजना इन मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश में यहाँ पे जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है और अटल भूजल योजना की 5th नंबर की मीटिंग हुई थी। कहाँ पर? MP में हुई थी। कहाँ? MP में कहाँ हुई थी? खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी। एंड खजुराहो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और खजुराहो के जो मंदिर है वो चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए आपको खजुराहो के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। एंड रिसेंटली 43 नंबर की यूनेस्को साइट को नॉमिनेट किया गया है। अगर अप्रूवल मिल गया तो ये हमारी कंट्री की 43rd नंबर की यूनेस्को साइट हो जाएगी। कौन है? चराई देव मैडम। ये आपको आसाम में देखने को मिल जाएंगे, जो कि रॉयल बरियल साइट है। रॉयल बरियल साइट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये भी आपको याद होना चाहिए फिर कि 46 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग को होस्ट कर रहा है इंडिया, न्यू दिल्ली। और पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर आप देखोगे कि इंडिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग को होस्ट कर रहा है। ठीक, इसके अलावा आप एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पे प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट परी, और प्रोजेक्ट परी किसने लॉन्च की थी? दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। दिल्ली को ब्यूटीफाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाएगा? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिल जाएगा। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। और बाद में इसको फिर 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 2024-25 तक आपको अटल भूजल योजना देखने को मिल जाएगी। भूजल का मतलब क्या होता है? भूजल का मतलब होता है ग्राउंड वाटर। तो हमें क्या करना है? ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, इंप्रूव करना है। कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी। ठीक है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू इंप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन सिलेक्ट वाटर स्ट्रेस एरिया इन आइडेंटिफाइड स्टेट। ठीक है, इंप्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगर आप देखोगे तो अटल भूजल योजना को इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, डन इतनी चीजें। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट के साथ इसको लॉन्च किया था, जिसमें वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर इक्वल है, 50:50। मतलब टोटल जो कॉस्ट है स्कीम की वो 6,000 करोड़ रुपीज है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपीज हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। नेक्स्ट है विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम।
तो विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम की चर्चा अभी हमने रिसेंटली इकोनॉमी सर्वे में भी की थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है, क्योंकि स्कीम में कहा गया था, मतलब इकोनॉमी सर्वे में कहा गया था कि नंबर ऑफ इनरोलमेंट स्कूल में इंक्रीज हुए हैं बिकॉज ऑफ विद्यांजलि एंड अदर आपकी जो स्कीम्स चलती हैं। तो हम विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम को अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या है ये स्कीम? तो सबसे पहली बात, प्राइम मिनिस्टर ने इस स्कीम को लॉन्च किया था 2021 में, 2021 में। ये एक यूनिक स्कूल वॉलेंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। वॉलेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम का मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्राइवेट एंटिटी, कोई एनजीओ, ट्रस्ट, कॉर्पोरेट, कोई भी यहाँ पर आ सकता है वॉलेंट्री इन नेचर और मदद कर सकता है। अगर कोई बच्चा है जो गरीब है और बहुत इंटेलिजेंट है, वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है और पढ़ाई करना चाहता है, तो आप उसकी फीस वगैरह स्पॉन्सर कर सकते हो, आप उसको गाइडेंस कर सकते हो। ये आपका विद्यांजलि प्रोग्राम का एक पार्ट है, वॉलेंट्री मैनेजमेंट। तो रिसेंटली न्यूज में क्यों है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च द ETCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसलिए न्यूज में था ये, आप देखेंगे इस स्कीम के बारे में। तो अगर जो नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे बेनिफिशियरी समझिएगा, सभी स्कूल के बच्चे नहीं है, जो नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हैं और जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और वो हाई क्वालिटी ऑफ लर्निंग सिस्टम में जाना चाहते हैं, मतलब हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। फंडिंग कैसे होगी? तो नॉन गवर्नमेंट पार्टनर्स, प्राइवेट एंटिटी, जो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब CSR का ग्रांट होता है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो डोनर्स होते हैं, उससे इन बच्चों की मदद की जाएगी। बेनिफिशियरी क्लास 11th और 12th के बच्चे हैं जो नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम ETCIL के बारे में बात करें तो ETCIL का मतलब होता है एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करने वाली एक संस्था है। 1981 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। मिनीरत्न ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, वंस अगेन जल जीवन मिशन न्यूज में है। क्यों है न्यूज में, देखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टू बी हेल्ड ऑन 16th and 17th of Feb 2024 इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में 16 and 17th of Feb को जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, तो इन दोनों स्कीम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसने किया था? उत्तर प्रदेश में हुई थी, तो उत्तर प्रदेश पार्टनर स्टेट था जिसने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा कौन था? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली जल जीवन मिशन। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया कि 15th of August 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। तो स्वच्छ भारत मिशन की दो वर्टिकल या दो कैटेगरी हैं, एक है ग्रामीण और एक है अर्बन। ठीक है, ग्रामीण और अर्बन। तो स्वच्छ भारत मिशन को 2014 में लॉन्च किया था। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। याद रखना है कि जो ग्रामीण मिशन है उसको मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री इसको टैकल करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये वाली मिनिस्ट्री आपके स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को देखती है। वही स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखता है। तो ये अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, लेकिन लॉन्चिंग डेट अगर आप देखोगे तो 2 अक्टूबर 2014 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2020-21 टू 24-25। ये फेज 2 भी लॉन्च हो चुका है। फेज 1 हुआ था 2014 में, तो 2014 से लेकर 2019 तक फेज 1 था। फिर हमने 2020 से फेज 2 लॉन्च कर दिया, जो अभी रनिंग है 2024-25 तक, जिसके लिए टोटल बजट 1,40,000 करोड़ रुपीस दिया गया है। नाउ बात करते हैं टॉप परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट आपको तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएंगे। अगर हम अर्बन की बात करते हैं तो अर्बन का भी सेकेंड फेज चल रहा है। ये आपकी अर्बन की इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए, अगली स्कीम है जिससे ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, फेम स्कीम। कौन सी स्कीम है ये? फेम। तो फेम का फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया है। फेम का मतलब है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ये आपकी फेम स्कीम है। इसका पहला फेज 2015 में लॉन्च हुआ था।
2019 तक, फिर सेकेंड फेज 2019 में लॉन्च हुआ था 2022 तक, और इसको फर्दर 31 मार्च 2024 तक एक्सटेंड किया गया था। अब फाइनली ये खत्म हो गया है। ठीक है, तो हमको बस इतना ही पता होना चाहिए कि फेम स्कीम किसके लिए काम करती है। तो फेम स्कीम काम करती है आपके मैन्युफैक्चर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए काम करती है, और 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अगली जो स्कीम न्यूज में है वो है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर। यहां पे जो रबर सेक्टर है उसके लिए जो फंड है उस फंड को बढ़ा दिया गया है। मतलब जो बजट है इस स्कीम के लिए उसको रिसेंटली बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है? 23%। मतलब यहाँ पर 576 करोड़ रुपीस से बजट को इंक्रीज करके 708 करोड़ रुपीस कर दिया गया है 24-25 एंड 25-26, मतलब 2 सालों के लिए। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है हमें 3 नोडल रबर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ओपन करना है। 3 हमें नेचुरल रबर ट्रेनिंग सेंटर को बनाना है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जिससे हम रबर इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। अच्छा, इस स्कीम को इनिशियली लॉन्च कब किया गया था? 2017-18 में, 2017 एंड 18 में सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर स्कीम को लॉन्च किया गया था। और उसको इंप्लीमेंट कौन करता है? रबर बोर्ड करता है। जो रबर बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। पर्पस क्लियर है, क्वालिटी ऑफ नेचुरल रबर प्रोडक्शन करना, इंप्रूव करना, ये इसका पर्पस है। नाउ बात करते हैं मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट। सबसे ज्यादा रबर का प्रोडक्शन कहाँ होता है? सो आंसर हो जाएगा केरला, देन तमिलनाडु, त्रिपुरा एंड आसाम। ठीक है, इंडिया इज करेंटली द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल रबर। तो यहाँ पे हम 6 नंबर के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में जो कि नेचुरल रबर को प्रोड्यूस करते हैं, और 2nd लार्जेस्ट हम कंज्यूमर हैं आफ्टर चाइना। अगेन पीएम किसान स्कीम न्यूज में है, तो इसको मैं स्किप कर दूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 की स्कीम है। 6,000 रुपए यहाँ पे एनुअली दिया जाता है। मैं इसको स्किप कर रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16th इंस्टॉलमेंट पीएम किसान स्कीम का लॉन्च किया था, जिसका टोटल कॉस्ट 21,000 करोड़ रुपीस का था महाराष्ट्र में। ये करंट अफेयर्स हो गया कि कौन से नंबर की इंस्टॉलमेंट रिसेंटली रिलीज की गई है। तो 16वीं नंबर की इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई है, जिसका टोटल हमने फंड रिलीज किया है 21,000 करोड़ रुपीस। इसके अलावा महाराष्ट्र में 51 न्यू इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया गया था अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कब लॉन्च किया गया? तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में, जिसका पर्पस क्या है? 2024 तक हर एक फार्मर तक इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था पहुंचाना। तो 2015 की स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर इन 1 करोड़ हाउस होल्ड। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 13th ऑफ Feb 2025 में। 13 फरवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसके अंदर 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाएगा और हाउस होल्ड को 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पे बजट है 75,000 करोड़ रुपीस का। ठीक है, अगर हम इस स्कीम को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है, चलो देखते हैं। इस स्कीम से 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस होगा 25 सालों में। 17 लाख नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, ऐसा अनुमान है। अदर क्या कंपोनेंट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल असिस्टेंट। अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने घर में रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहता है तो उसको सब्सिडी दी जाएगी। क्या है सब्सिडी का प्रोविजन? तो 60% ऑफ द सिस्टम कॉस्ट फॉर द 2 किलोवाट सिस्टम एंड 40% ऑफ एडिशनल सिस्टम कॉस्ट फॉर द सिस्टम बिटवीन 2 to 3 किलोवाट। मतलब अगर आप 2 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हो तो जितनी इसकी कॉस्ट है उसका 60% आपको सब्सिडी दी जाएगी। मतलब 2 किलोवाट के लिए यहाँ पे देखो 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपए,
2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपीज, 3 किलोवाट सिस्टम या उससे ज्यादा के लिए 78,000 रुपीज यहाँ पे दिए जाएंगे। मतलब मैक्सिमम जो सीलिंग अमाउंट है वो 3 किलोवाट की है। अगर आपको 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट जितना भी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करना है आप कर सकते हो, लेकिन हम तो पेमेंट मैक्सिमम कितना करेंगे सब्सिडी का, 78,000 रुपीज करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हाउस होल्ड अगर लोन लेना चाहते हैं तो उनको कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा 7% इंटरेस्ट के साथ। और अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं और पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैं, अगर वो प्रमोट करते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं, तो इन्हें हम इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेंगे अंडर द स्कीम। ठीक है। नेक्स्ट है अदिति स्कीम। तो अदिति स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम है। ठीक है। अदिति स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम है, जिसका पर्पस है डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन लाना, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आना और इंडिजीनियस या मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट को रेडी करना। अदिति का फुल फॉर्म क्या है? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका पर्पस क्या है कि अप टू 25 करोड़ रुपीस तक हम आपको ग्रांट देंगे। जो भी एलिजिबल स्टार्टअप्स होंगे, उन एलिजिबल स्टार्टअप्स को हम अप टू 25 करोड़ रुपीस का ग्रांट देंगे, जो रिसर्च कर सके, डेवलपमेंट और इनोवेशन कर सके इन डिफेंस टेक्नोलॉजी में। इसके लिए 750 करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है और इस बजट का ड्यूरेशन कितना है? 23-24 टू 25-26। ठीक है। अब यहाँ पे अंडर द 17 चैलेंजेस, इंडियन आर्मी ने यहाँ पे 17 चैलेंजेस लॉन्च किए हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ने। और यहाँ पे जो भी इन पर्टिकुलर चैलेंजेस के डायरेक्शन में इनोवेशन करेगा, टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, रिसर्च करेगा, हम उनको ये बेसिकली ग्रांट प्रोवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला स्कीम तो यार ऐसा स्कीम है कि हर साल किसी न किसी सेट में पूछ ही ली जाती है, क्योंकि हमेशा न्यूज में बनी रहती है। उज्ज्वला स्कीम को 2016 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 की स्कीम है और इस स्कीम की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। पर्पस क्या था कि जो पॉवर्टी लाइन वाली या BPL कार्ड होल्डर वीमेंस हैं, उनके घरों तक हमें LPG कनेक्शन पहुंचाना है। ये आपकी उज्ज्वला स्कीम थी। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? रिसेंटली गवर्नमेंट ने 300 रुपीज LPG सब्सिडी दी है फॉर FY25। तो यहाँ पे जो टारगेट यहाँ पे बेनिफिशरीज हैं उनको 300 रुपीज पर 14.2 kg सिलेंडर पर 300 रुपए, जो आपका फुल साइज का सिलेंडर होता है ना 14.2 kg के सिलेंडर पे 300 रुपए का हम आपको सब्सिडी देंगे अप टू 12 रिफिल। इसके अलावा इसके लिए जो खर्चा आएगा वो 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और कहा है कि हर एक सिलेंडर पे 100 रुपीज का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है उन्नति। ये नई स्कीम लॉन्च की है, अभी 2024 की ही स्कीम है उन्नति। तो उन्नति का फुल फॉर्म एग्जाम में बन सकता है। उन्नति का मतलब है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। नाम से समझ में आ रहा है, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करना पड़ेगा जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। यही है आपकी उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ठीक है। तो कैबिनेट ने रिसेंटली फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर इसको अप्रूवल दे दिया है। ये स्कीम इफेक्ट में आ चुकी है और कब तक इफेक्ट में रहेगी? 31 मार्च 2034 तक इफेक्ट में रहेगी। 10 सालों के लिए जो बजट दिया गया है वो 10,000 करोड़ रुपीस का बजट यहाँ पर दिया गया है और एडिशनल 8 इयर्स दिए जाएंगे फॉर द कमिटेड लाइबिलिटीज। आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर रहे हैं तो एडिशनल आपको 8 ईयर मिल जाएंगे अगर आपकी लाइबिलिटीज कंप्लीट नहीं हुई हैं। ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए बेसिकली इंसेंटिव, जो एलिजिबल यूनिट्स हैं उनको इंसेंटिव देगा और पार्ट बी जो है वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट पे बेस्ड है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको 2 जोन में बांटा है, जोन ए और जोन बी। जोन ए वो वाले डिस्ट्रिक्ट है जिनमें थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन, 2-4 फैक्ट्री और हब है, लेकिन जोन बी वो वाले डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिसमें बिल्कुल भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, जहां पे कोई भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इस तरीके से हमने यहाँ पे जिलों को डिवाइड करके रखा हुआ है।
ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, जितनी भी एलिजिबल इंडस्ट्रियल यूनिट होंगी वो अपने प्रोडक्शन या ऑपरेशन को 4 ईयर विद इन 4 ईयर फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। 60% जो बजट का पार्ट है वो पार्ट ए को दिया जाएगा, पार्ट ए ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एंड रिमेनिंग 40% आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे देखने को मिलेगा। इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है विच इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको हैंडल करने का काम करेगी। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट एक और स्कीम है यहां पर जिसका नाम है मिशन पाम ऑयल, नेशनल मिशन ऑफ फीडेबल ऑयल, ऑयल पाम। ये जो स्कीम है ये बेसिकली पाम ऑयल के कल्टीवेशन को और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च किया गया था, 2021 की ये स्कीम है। 5 ईयर के लिए इसको लॉन्च किया गया था, मतलब ये स्कीम अभी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। और इसका बजट कितना है, 11,000 करोड़ रुपीस आपको बजट देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल अंडर द मिशन पाम ऑयल इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो कि हॉट आपका एक्वाकल्चर में सबसे पीछे वाला राज्य है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल को लगाया गया है अंडर द मिशन पाम ऑयल, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरला आर द मेजर ऑयल पाम ग्रोइंग स्टेट एंड अकाउंट 98% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अब हमारा पर्पस क्या है इस प्रोजेक्ट का, कि हमें जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है पाम ऑयल का वो 11 लाख मेट्रिक टन करना है 25-26 तक, ये हमारा टारगेट है। इसके अलावा जो हमारा कल्टीवेटेड लैंड है जहां पर हम ऑयल पाम का कल्टीवेशन या पाम ट्री का कल्टीवेशन करते हैं, तो वो एरिया भी हमें इंक्रीज करना है। 25-26 तक हमें कितना करना है, 10 लाख हेक्टेयर में करना है। वहीं अगर हम 29-30 की बात करें तो हमारा टारगेट 16.7 लाख हेक्टेयर का है। ये टारगेट्स हैं। नेक्स्ट है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। ये स्कीम तो भाई बहुत पुरानी है लेकिन हमेशा न्यूज में रहती ही है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को 1998 में लॉन्च किया था, जिससे फार्मर्स को क्रेडिट सपोर्ट मिल सके कल्टीवेशन के लिए और दूसरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं, आरआरबीज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या फिर आपके जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो सभी इस स्कीम में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जो केसीसी कार्ड्स हैं, केसीसी कम्स विद एटीएम इनेबल रुपए डेबिट कार्ड, इससे आप पेमेंट भी निकाल सकते हो। आधार लिंक है और आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट, आपके एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया था 1998 में। बाद में हमने 2018-19 में जो हमारे फिश फार्मर्स हैं या फिर जो हमारा फिशिंग सेक्टर है उसको भी हमने किसान क्रेडिट कार्ड अलॉट कर दिए। पहले केवल फार्मर्स के लिए था और उसके बाद जो फिशिंग फार्मर्स हैं उनको भी हमने इंटीग्रेट कर दिया अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 2018-19 में। और अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी हैज इंटीग्रेटेड द किसान क्रेडिट कार्ड फिशरी स्कीम ऑनटू द जन समर्थ पोर्टल। तो यहाँ पर जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है जिससे हम क्रेडिट सपोर्ट को बढ़ा सकें फार्मर्स कम्युनिटी के बीच में। सिंपल सी बात है, इसलिए न्यूज में है। नेक्स्ट बात करते हैं आभा बेस्ड स्कैन एंड शेयर सर्विस। आभा, तो आभा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यह भी पूछा जा सकता है कि आभा आईडी कितने डिजिट की आईडी होती है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहली चीज, आभा आईडी अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2022 में लॉन्च की गई थी और ये आपकी एक यूनिक 14 डिजिट की आईडी होती है, ठीक है, अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। डन इतनी चीजें। अब रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमको बताया है कि लगभग 3 करोड़ टोकन जनरेट हुए हैं, ओपीटी रजिस्ट्रेशन हुआ है आभा स्कैन से। बेसिकली जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, उनके बाहर इस तरीके से बारकोड या स्कैनर लगा होता है, आपको सिंपली स्कैन करना होता है और आप अपनी ओपीडी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ फिक्स कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। इससे आपको लंबी लंबी कतारों में लाइन में नहीं लगना होगा, जिसका स्पेशल फायदा जो एल्डर पीपल्स हैं, प्रेग्नेंट वीमेन हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको फायदा होगा। उत्तर प्रदेश हैज जनरेटेड द मैक्सिमम टोकन फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड जम्मू कश्मीर। तो सबसे ज्यादा यूपी ने, देन आंध्र प्रदेश और फिर कर्नाटका ने सबसे ज्यादा अंडर द आभा कार्ड आपके स्कैनिंग की है और ओपीडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है,
ठीक है। आभा इज अ यूनिक 14 डिजिट नंबर यूज्ड टू लिंक ऑल हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन। इसमें जितना भी आपके हेल्थ रिकॉर्ड है, पुरानी कोई हिस्ट्री है, कोई मेडिकल रिपोर्ट है, कोई मेडिसिन आपकी चल रही है, उन सबको आप डिजिटल फॉर्म में रखकर आभा आईडी से लिंक कर सकते हो। अग्निपथ स्कीम रिसेंटली न्यूज में थी, यस और नो? बिल्कुल थी। तो अग्निपथ स्कीम इसे 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? इस स्कीम में बेसिकली 4 सालों के लिए अग्निवीर को रिक्रूट किया जाता था, लेकिन बिलो द ऑफिसर रैंक, मतलब सोल्जर, एयरमैन, सेलर, किसी और पोजीशन पे हायर किया जाता था, लेकिन ऑफिसर जो रैंकिंग है उससे कम रैंकिंग पे 4 सालों के लिए दे आर रिक्रूटेड फॉर पीरियड ऑफ 4 years। 4 सालों के बाद 25 अप टू 25 ऑफ दीज रिक्रूट कैन ज्वाइन द सर्विसेज ऑन द परमानेंट कमीशन, मतलब अनदर 50 years के लिए, 15 सालों के लिए केवल 25% लोगों को सिलेक्ट किया जाता था। डिपेंड करता है डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पे और मेरिट पे, ठीक है। ये आपकी स्कीम थी। कोई भी इंडियन जिसकी एज 17.5 ईयर से 21 ईयर के बीच में है वो अप्लाई कर सकता है, और फीमेल भी अप्लाई कर सकती है, लेकिन फीमेल्स के लिए कोई रिजर्वेशन कोटा अग्निवीर स्कीम में या अग्निपथ स्कीम में नहीं है। इससे फायदा क्या था? तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स भी थे। यहाँ पे जो अग्निवीर हैं, जो केवल 25% रिक्रूटेड परमानेंट कमीशन किए हुए अग्निवीर है, केवल उनको ही पेंशन मिलेगी। रिमेनिंग 75 को पेंशन के कोई प्रोविजंस नहीं है। पहली चीज याद रखिएगा इस बारे में। सेकंड बात बोलते हैं, अगर कोई अग्निवीर है जो डिसेबल हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उसको अप टू 44 लाख रुपीज कंपनसेशन मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है। अगर ऑन ड्यूटी किसी अग्निवीर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपीज का कंपनसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च की है और रिसेंटली न्यूज में भी है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम, ठीक है। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगी। इस स्कीम का ड्यूरेशन क्या है? 24-25 से लेकर 2028-29 तक आपको इस स्कीम का ड्यूरेशन देखने को मिल जाएगा। और बजट कितना रखा है? 2254 करोड़ रुपीस का बजट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्यों लॉन्च किया गया इस स्कीम को? हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो हम नए क्रिमिनल लॉज लेकर आए हैं उसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको 7 साल से ज्यादा उम्र कैद या इम्प्रिजनमेंट की सजा है तो आपको यहाँ पे फॉरेंसिक जांच करनी पड़ेगी। तो हमारे पास उतना फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम यहाँ पे किसी पर्सन को गिल्टी साबित कर सके और केसेस को जल्दी डिस्प्यूट को जल्दी रिजॉल्व कर सके। इसलिए यहाँ पे फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। इस स्कीम के 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? पहला है कि न्यू कैंपस हम तैयार करेंगे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा हम सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को तैयार करेंगे, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट को हम दिल्ली कैंपस को क्या करेंगे? उसको स्ट्रेंथ अप करेंगे न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ, ठीक है। ये आपका स्कीम देखने को मिलेगा। पर्पस क्लियर है? फॉरेंसिक साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में तैयार करना, ये इसका पर्पस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की पहली और एकमात्र फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात में है। गांधीनगर गुजरात में इसको 2009 में सेटअप किया गया था, जिसका इनिशियल नाम गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी था। 2020 में हमने इसका नाम चेंज करके नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कर दिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। नेक्स्ट आता है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है इसको बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। हमारा जो यूनियन बजट आया था 21-22 का, तब इस स्कीम को 4 years के लिए लेकर आए थे और कहा था कि हम 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपीस जनरेट करेंगे बाय द असेट मोनेटाइजेशन। असेट मोनेटाइजेशन का ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिफरेंट टाइप ऑफ असेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई रेलवे स्टेशन है, जैसे कि मुंबई में देखो मेट्रो स्टेशन को रिलायंस ग्रुप, SBI, LIC एंड डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो ऑपरेट करती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बैंगलोर में मेट्रो स्टेशन है, किसी मेट्रो स्टेशन को आइकिया ऑपरेट कर रहा है, तो अलग अलग प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाता है कि हम आपको लीज पे दे रहे हैं, ये हमारा असेट है, आप देख लो, आप संभाल लो।
और बदले में हमें लमसम अमाउंट ऑफ मनी दे दो जिससे हम इसका इस्तेमाल दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कर सकें। इसको हम असेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। तो नीति आयोग ने रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश की है और क्या कहा है नीति आयोग ने कि 21-22 से लेकर 24-25 3 सालों में हमने 3.85 लाख करोड़ रुपीस के असेट्स को मोनेटाइज किया है। ये नीति आयोग ने रिसेंटली पब्लिश करके हमें बताया है। ठीक है, जबकि हमारा टारगेट कितने का है, अभी 6 लाख करोड़ रुपए का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। और टॉप परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री कौन सी है जहां जिनके सबसे ज्यादा असेट्स मोनेटाइज हुए हैं, तो टॉप पर आ जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे आपको देखने को मिल जाएगी, जिनके सबसे ज्यादा असेट को हमने मोनेटाइज किया है। नेक्स्ट है ई साक्षी पोर्टल। रिसेंटली एग्जाम में एमपी लेट फंड से क्वेश्चन आया था, तो ये जो ई साक्षी पोर्टल है वो एमपी लेट फंड से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी ई साक्षी पोर्टल पे, और ई साक्षी पोर्टल लॉन्च किया गया था किसके लिए, एमपी लेट स्कीम के लिए। ई साक्षी पोर्टल लॉन्च इन 2023 में एमपी लेट गाइडलाइंस को रिवाइज करते हुए इसको लॉन्च किया गया था, जिससे हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकें कि एमपी लेट फंड में जो हमारे एमपीज हैं, जो हमारे सांसद हैं, उनको जो फंड अलॉट किया जा रहा है उस फंड का कहाँ पर कितना उपयोग हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं और उनकी क्या टाइमलाइन है। तो बेसिकली एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए ई साक्षी पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें एमपी लेड स्कीम के बारे में, तो एमपी लेड एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एमपी लेड का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है और इसके लिए एनुअल बजट दिया जाता है 4000 करोड़ रुपए का। इसमें हर एक एमपी को एनुअली 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट करो। सिंपल सी बात है, लेकिन आपको 15% 15% अपने फंड का जो आपका शेड्यूल कास्ट एरिया है वहां पर आपको खर्चा करना है और 7.5% अपने फंड का आपको शेड्यूल ट्राइब एरिया में खर्चा करना है। ये जो 5 करोड़ रुपए फंड दिए जाते हैं ये नॉन लैप्सेबल होते हैं, मतलब एक साल में अगर 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए तो वो अगले साल ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, डन। तो इस तरीके से आपको ये पूरी की पूरी स्कीम्स देखने को यहाँ पर मिल गई जो अभी हमने जनवरी से लेकर जून तक डिस्कस की हैं। ओके, आई थिंक आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। मैं जानती हूँ, समझती भी हूँ कि बहुत सारी स्कीम्स हो गई हैं, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप लिस्ट बना के याद रख लो, लेकिन याद तो करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में गवर्नमेंट स्कीम आएंगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड हाँ, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और PDF कोड ले सकते हो वहाँ से। ओके, सो टेक केयर।